नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर मैशत हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं एक ज़िमनन सी बात पे आ रहा हूँ, चूँकि इसमें लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है, ख़ास तौर पर इन्वेस्टर्स का, कि ये जो एकदम से बड़े अरसे बाद सोने की कीमत गिरी है, तो क्या ये इंडिकेट करती है किसी किस्म की इकनॉमिक स्टेबिलिटी या लोगों का एतमाद निज़ाम पे कुछ बड़ा है? ये इसकी ये वजह है, या आप इसे कैसे देखते हैं, और या ये ट्रेंड जारी रहेगा या ये एक वक्ती डिप है? जनाब डॉक्टर साहब। तो पहले तो गाजी साहब ये समझना है कि कीमत इतनी बढ़ी क्यों थी। इसकी वजूहत ये थी कि सेंट्रल बैंक्स सोना खरीद रहे थे, जो यूएस डॉलर है उसकी वीकनेस आ रही थी, जो रेट्स हैं यानी कि जो इंटरनेशनल जैसे सेंट्रल बैंक है फेड यूएस का, वो रेट्स कम करने जा रहा था, और जियो पॉलिटिक्स जो थी वो डिस्टर्ब थी। यूक्रेन वॉर हो, मिडल ईस्ट हो, गाजा हो, ये सब सिचुएशंस, और आखिरी चीज एक ट्रेड टेंशंस जो हैं वो चल रही थी। इन सब चीजों ने स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि लोगों ने अपने पैसे को स्टोर ऑफ वैल्यू बेस्ट समझा सोने को, और सोने की तरफ माइल हुए। ये हैं रीजंस। इनमें से कुछ रिवर्स हो गए हैं, उसकी वजह से सोने में एक करेक्शन आई है। मसलन चाइना के साथ ट्रेड टॉक्स आगे बढ़ रही हैं, रीसेंट बयानात भी यही कहते हैं। सो ट्रेड ईजिंग की तरफ है। इंडिया के साथ भी सुनने में आ रहा है कि ट्रेड ईजिंग की तरफ यूएस जा रहा है, नंबर वन। दूसरी चीज, मिडल ईस्ट में जैसे भी आप सेटलमेंट को गाजा में समझें, तो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि कोई सेटलमेंट आ जाएगी। इसी तरह जो यूक्रेन का मसला है उसकी तरफ भी एक कोशिश की जा रही है। सो जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा सा आसान होते हुए देख रहे हैं। और आखिरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत टॉपिश हो गई थी, बहुत बाइंग कर ली थी। अब बस 100 रुपए थे, आपने लेवरेज करके 200 का सोना खरीद दिया। सो कुछ पोजीशंस की क्लियरेंस, जिन्होंने बहुत पैसे बना लिए थे, वो भी होने को आई है। और स्टॉक मार्केट में पैसा दोबारा गया है। द मार्केट टुडे फॉर एग्जांपल, आज ही अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट्स बहुत अच्छी खुली हैं, क्योंकि पैसा जो है अब उन एसेट्स में, एआई के एसेट्स में और डिसरप्टिव एसेट्स में, ईवी के एसेट्स में दुनिया में लोगों ने शिफ्ट किया है। ये वो वजूहत हैं जिसकी वजह से करेक्शन आई है। आई थिंक शॉर्ट रन टॉपिश है सोना। इन द लॉन्ग रन आई थिंक एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू इट विल ऑलवेज होल्ड वैल्यू, और उसका जो अपवर्ड ट्रेंड है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब, कितनी कमी आ सकती है सोने की कीमतों में, क्योंकि $4080 तक जो है वो सोने की कीमत गई है। क्या इससे कम होकर ये उस सतह पे आ सकती है जिस पे 3000, 3500, 2000 तक? आई थिंक दैट्स अ लॉन्ग वे ऑफ। ऐसा तो शायद नहीं मुमकिन होगा, क्योंकि जो इस वक्त बाइंग है एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू वो कायम है। यूएस के रेट्स और कम होने जा रहे हैं। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग गोल्ड विल बी बेटर, नॉट वर्स। शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद आई थिंक कि ट्रेंड जो है वो अभी भी, मोमेंटम भी जो है वो अपवर्ड ही है, डाउनवर्ड नहीं है। बट जिस तरह की राइज 3000 से 4000 की क्विकली देखी है, शायद वो होल्ड ना करे। इट मे बी अ मोर स्टेडी राइज, बट उस तरह का जो फॉल आप समझ रहे हैं, आई डोंट थिंक ऐसे। सब जितने भी आपने अवामल बयान किए हैं, जिसमें तजारत का भी बात की, गजा की बात की, दीगर जो अवामल बात की है जिससे जो सोने की कीमत बढ़ रही थी, इस पे साथ साथ ये देखने में आ रहा है कि जो डॉलर है उसका ट्रेंड नीचे जा रहा है। आलमी सतह पे उसका जो है वो कीमत कम हो रही है। आप क्या समझते हैं कि डॉलर भी अब संभल पाएगा या डॉलर मजीद कम होगा? देखिए, डॉलर में चूंकि जो इस वक्त फेड का इंटरेस्ट रेट है वो कम हो रहा है, और अगले आने वाली फेड की अनकरीब मीटिंग में उम्मीद की जा सकती है कि 0.25% और कम हो जाएगा, क्योंकि यूएस इन्फ्लेशन संभलती नजर आ रही है और इन्फ्लेशनरी ट्रेंड शायद टूट गया है वहां पे। आने वाले 6-8 माह में भी यही ट्रेंड बरकरार रहेगा कि इन्फ्लेशन ऑन द डाउनवर्ड साइड। सो द फेड की जो ईजिंग है यानी कि पॉलिसी रेट का जो कम होना है वो चलता रहेगा। इसलिए डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी नहीं रहेगी जैसे पहले करेंसीज के अगेंस्ट रही है, बिकॉज लोग इन्वेस्ट करेंगे अदर एसेट्स में, मे बी रिस्कियर एसेट्स में, स्टॉक मार्केट में, बिटकॉइन में, कुछ सोने को होल्ड करेंगे। तो आई थिंक द ट्रेंड इज दैट वे। सर, ये तो इंटरनेशनल मामला हुआ। सब एक छोटी सा ज़मीनी क्वेश्चन है इसके साथ जी। ये तो इंटरनेशनल मामला हुआ डॉलर का, सोने का। पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमतें कम कर दी गई हैं, तकरीबन 15 रुपये फी यूनिट कम की गई है इंडस्ट्री के सार्फिन के लिए और ज़राई सार्फिन के लिए। और जो वज़ीर आज़म हैं वो गैस के कनेक्शन भी उन्होंने बहाल कर दिए हैं। आप क्या देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में
इन्वेस्टमेंट और हमारी जो इंडस्ट्री है उसका पहिया चल जाएगा इससे? एक तो याद रखिए कि पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है वो 13-14% के करीब है। पहले 18% तक गया था आज से कई साल पहले, तो ये नीचे आ गया। यानी कि हम एज अ परसेंटेज ऑफ आर जीडीपी, जो इकोनॉमी का हजम है, हम 13%, 13.5% इन्वेस्ट करते हैं। ये निहायत ही कमजोर है शाहिद साहब। चाइना 35%, इंडिया 28-30, वियतनाम 30। यानी कि जिन ममालिक ने भी तरक्की की है, ईस्ट एशियन मिरेकल की जो एक जिसे कहेंगे ना शारक जो थी, वो उनका इन्वेस्टमेंट रेट था जो कि सेविंग से आ रहा था और बहुत हाई था। हम एक कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी हैं, 94% तक हमारे कंजम्पशन लेवल्स हैं। सो ये बात बहुत दुरुस्त है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, डोमेस्टिक, एफडीआई, ऑल आर वीक। इसके बहुत से अवामिल हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसका एक जो बिजली है, गैस की कीमत है, वो खित्ते में भी ज्यादा है, 38 रुपए से 22 रुपए हुई है। पर याद रखिए ये आज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए नहीं है। आज अगर 100 यूनिट इस्तेमाल किए आपने इस माह में, और पिछले साल इसी माह में भी 100 ही किए थे, तो वही कीमत है 38 रुपए। जो 10 ऊपर इस्तेमाल करने जाएंगे, इंडस्ट्री को 10% बढ़ा के चलाएंगे, तो आपको 22 रुपए की कीमत। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और आपसे, आज एक आर्टिकल भी आया है डॉक्टर इकरामुल हक का। नेपरा ने जो है वो आउटसोर्स किया है ऑडिट को। मौसूफ के जो हेड हैं बकौल दिस आर्टिकल को इन एक्सेस ऑफ 32 लाख रुपए तनख्वाह हासिल फरमाते हैं, और वो नीचे तक जो है यही इनके हैं। खुद इनके पास लोग मौजूद हैं जो ये ऑडिट कर सकते हैं। इससे पहले जो एक रिपोर्ट आई थी इमरान खान साहब के दौर में, जिसमें उन्होंने कहा था जी ये थे एक अब्दुल्ला अबू बकर अब्दुल्ला बड़े बड़े अपराइट अफसर समझे जाते हैं, उनको कहना बंद कर दो खुदा दा वास्ता जी। नंबर वन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अनदर गुड न्यूज़ विद इन द इन्वर्टेड कामाज कि हमें एक और रोल ओवर मिल गया है सऊदी अरब से, और शायद डेफर्ड पेमेंट पे मिल जाए। इस पे हमें बगलें बजानी चाहिए या हमें शर्मसार होना चाहिए और नेपरा को बंद कर दें? अगर हमने आउटसोर्स करके उनको पैसे देने हैं और नेपरा से, क्योंकि अगर हम इनको निकाल देंगे तो शायद वो कुछ ज़्यादा ऑनेस्ट रिपोर्ट हमें आ जाए। तो डोंट यू थिंक कि ये इट्स टू लिटिल एंड टू लेट, और ये एक दीवार चीन है जिससे टकरा के हर डीएफआई या एफडीआई वापस चली जाएगी? डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने, मैं जब हम हुकूमत में थे तो मैं ये हमेशा कहता था कि हीट रेट ऑडिट करवाना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि जो तेल क्लेम किया जा रहा है इस्तेमाल होने में, जिसकी कीमत आपसे ली जा रही है इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, वो ठीक है कि नहीं है। ज़माने गुजर गए, हीट रेट ऑडिट नहीं हो सका। ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत दुरुस्त है। ये जो ऑडिट का निज़ाम है, टैक्सेशन से लेके नेपरा तक, ये पाकिस्तान में हम बना नहीं पाए सही तरह पे, और इसको सही बनाना और इसको सही इफेक्टिवली इस्तेमाल करना हमें ये बताता है कि अगर आप 5% लोगों का भी ऑडिट करते हैं तो आपको पता चलता है कि 5 में से क्या फीसद है जो ठीक नहीं है, फिर आप आगे बढ़ेंगे। 5 के 5% में प्रॉब्लम है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग। अगर रेगुलेटरी रिफॉर्म का कोई सबसे अहम जुज़ है ना, तो वो है जो आपने सामने रखा है। पाकिस्तान में रेगुलेटरी एक्सपीरियंस के लोग बहुत कम हैं। हम अभी भी रेगुलेटरी जो जिसे कहेंगे होल पैराफिनेलिया है, 10-15 साल पुराना है, उसको एक पार्किंग स्पॉट ऑफ पीपल समझकर चला रहे हैं। हालांकि इसका फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरे प्राइवेट सेक्टर को एक और डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ कोट करना चाहता हूं। मैंने आज गोहर एजाज साहब जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और रेप्टमा के चेयरमैन भी रहे हैं, आज मैंने उनके क्लिप देखा। उनका जनाब मैंने फैक्ट्रियां बंद करके तो कोई और काम शुरू कर लिया है। मेरा मतलब ये हम हमारे यहाँ जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है, how important these people who own these IPPs are, that the whole state is hell-bent upon protecting them, or they are ready to sacrifice every damn thing that we have achieved so far in this country. ये कौन ताकतवर लोग हैं जिन्हें हम ना पूछ सकते हैं, ना नाम पूछ सकते हैं, ना इशारा कर सकते हैं, और पूरी सरकार और रियासत उनके तहफ़्फ़ुज़ में लगी हुई है? So the regulator is the right institution to be asking, जिसको भी वो पूछना चाहे, प्राइवेट IPPs को,
गवर्नमेंट के आईपीपीज को, गवर्नमेंट के अदारों को। एक तो ये बात है, दैट्स व्हाई द रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज टेरिबली इंपॉर्टेंट। दूसरी बात आपने जो सामने रखी है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सी चीजें पाकिस्तान में तंजीमें नौ मांगती हैं। आपने कहा कि किसी ने हमारा रोल ओवर कर दिया, चलें सऊदी अरेबिया ने भी किया, यूएई ने भी, सब रोल ओवर्स हो गए हैं। 14-15 अरब डॉलर का हर साल का रोल ओवर जो है वो मिल जाएगा आपको। ये आपको, जो आपने कहा कि शुड वी बी हैप्पी, और कैसे समझें इसको? ऐसे समझें कि एक टेल विंड मिल गई है, वक्त और स्पेस, कि एनर्जी सेक्टर की तंजीमें नौ, आईपीपी से लेके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज तक, वो तो मुझे आपकी इट्स ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। और आप हमें गाइड करते हैं और हम बड़े बर्निंग क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं और आप बेलाग तजुर्बा करते हैं। तो ये हैं वो इश्यूज, और मैं समझता हूँ कि जो हमने बिजली पे ये एंड किया है, ये बिजली अगर गिरती रहेगी तो हमारी इंडस्ट्री भस्म होती रहेगी। इसके लिए कौन उठेगा, क्या करेगा? SIFC देखेगी या वो भी नाकाम होगी? वक्त बताएगा। इसी पे इन्हिसार है हमारा।